आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तक़बाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना, उसका पति। आइए, सुनते हैं उसका पति। लोग कहते थे कि नत्थू का सर इसलिए गंजा हुआ है कि वो हर वक्त सोचता रहता है। इस बयान में काफ़ी सदाकत थी, क्योंकि सोचते वक्त नत्थू हमेशा सर खुजलाया करता है, क्योंकि उसके बाल बहुत खुरदुरे और खुश्क हैं और तेल में मलने के बायस बहुत खस्ता हो गए, इसलिए बार बार खुजलाने से उसके सर का दरमियानी हिस्सा बालों से बिल्कुल बेनियाज हो गया है। अगर उसका सर हर रोज़ धोया जाता तो यह हिस्सा ज़रूर चमकता, मगर मैल की ज़्यादती की वजह से उसकी हालत बिल्कुल उस तवे की सी हो गई है जिस पर हर रोज़ रोटियां पकाई जाती हैं, मगर उसे साफ न किया जाता हो। नत्थू भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करता था। यही वजह है कि अक्सर अपने ख्यालात को कच्ची ईंटें समझता था और किसी पर फौरन ही जाहिर नहीं किया करता था। उसका ये उसूल था कि ख्याल को अच्छी तरह पकाकर बाहर निकालना चाहिए, ताकि जिस इमारत में भी वो इस्तेमाल हो उसका एक मजबूत हिस्सा बन जाए। गांव वाले उसके ख्यालात की कदर करते थे और हर बात पे उससे मशवरा लिया करते थे, लेकिन इस कदर अफसाई से नत्थू अपने आप को अहम नहीं समझने लगा था। जिस तरह गांव में शंभू का काम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहना था, उसी तरह इसका काम हर वक्त दूसरों को मशवरा देते रहना था। वो समझता था कि हर शख्स सिर्फ एक काम के लिए पैदा होता है। चुनांचे शंभू के बारे में चौपाल पर जब कभी जिक्र छिड़ता तो वो हमेशा यही कहा करता था, खाद कितनी बदबूदार चीज़ से बनती है, पर खेती बाड़ी उसके बिना हो ही नहीं सकती। शंभू के हर सांस में गालियों की बास आती है, ठीक है, पर गांव की चहल पहल और रौनक भी उसी के दम से कायम है। अगर वो ना हो तो लोगों को कैसे मालूम हो कि गालियाँ क्या होती हैं। अच्छे बोल जानने के साथ साथ बुरे बोल भी मालूम होने चाहिए। नत्थू भट्टे से वापस आ रहा था और हस्ब मामूल सर खुजलाता गांव के किसी मसले पर गौर व फिक्र कर रहा था। लालटेन के खंबे के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ सर से अलहदा किया, जिसकी उंगलियों से वो बालों का एक मैल भरा गुच्छा बरोड़ रहा था। वो अपने झोपड़े के ताज़ा लिपे हुए चबूतरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि सामने से उसे माधव ने आवाज़ दी। नत्थू पलटा और अपने सामने वाले झोपड़े की तरफ बढ़ा, जहाँ से माधव उसे अब हाथ के इशारे से बुला रहा था। नत्थू पलटा और अपने सामने वाले झोपड़े की तरफ बढ़ा, जहाँ से माधव अब हाथ के इशारे से उसे बुला रहा था। झोपड़े के छज्जे के नीचे चबूतरे पर माधव, उसका लंगड़ा भाई और चौधरी बैठे थे। उनके अंदाज़ा नशिस्त से ऐसा मालूम होता था कि कोई नहायत ही अहम बात सोच रहे हैं। सब के सब चेहरे कच्ची ईंटों की मानिंद पीले थे। माधव तो बहुत दिनों का बीमार दिखाई देता था। एक कोने में ताकचे के नीचे रूपा की माँ बैठी थी, गलीज कपड़ों में। वो मैले कपड़ों की एक गठरी दिखाई दे रही थी। नत्थू ने दूरी से मामले की नज़ाकत महसूस की और कदम तेज करके उनके पास पहुंच गया। माधव ने इशारे से उसे पास बैठने को कहा। नत्थू बैठ गया। उसका एक हाथ गैर इरादी तौर पर अपने बालों के उस गुच्छे की तरफ बढ़ गया, जिसकी जड़ें काफ़ी हिल चुकी थी। अब वो उन लोगों की बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। माधव उसको अपने पास बिठाकर खामोश हो गया, मगर उसके कपकपाते होठ साफ जाहिर कर रहे थे कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन फौरन नहीं कह सकता। माधव का लंगड़ा भाई भी खामोश था और बार बार अपनी कटी हुई टांग के आखिरी टुंड मुंडे पर जो गोश्त का एक बदशकल लोथड़ा सा बना हुआ था, हाथ फेर रहा था। रूपा की माँ ताकचे में रखी हुई मूर्ति की मानिंद गूंगी बनी हुई थी और चौधरी अपनी मूछों को ताव देना भूलकर जमीन पर लकीरें बना रहा था। नत्थू ने खुद ही बात शुरू की तो माधव बोला,
नाथू, बात ये है कि बात ये है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बात क्या है। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा। चौधरी, तुम ही जी कड़ा के करके किस्सा बता दो। नथु ने गर्दन उठाकर चौधरी की तरफ देखा, मगर वो कुछ ना बोला और जमीन पर लकीरें बनाता रहा। दोपहर की उदास फिजा बिल्कुल खामोश थी। अलबत्ता कभी कभी चीलों की चीखें सुनाई देती थीं और झोंपड़े के दाहिने हाथ घूरे पर जो मूर्ख कूड़े को कुरेद रहा था, कभी कभी किसी मूर्ख को देखकर बोल उठता। चंद लम्हों तक झोपड़े के छज्जे के नीचे सब खामोश रहे और नथु मामले की नज़ाकत अच्छी तरह समझ गया। रूपा की माँ ने रोनी आवाज में कहा, मेरे फूटे भाग, उसको तो जो कुछ उजड़ना था उजड़ी। मुझ अभागन की सारी दुनिया बर्बाद हो गई। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? माधव ने कंधे हिलाए और नथु से मुखातिब होकर कहा, क्या हो सकता है भाई? मैं ये कलंक का टीका अपने माथे पर लगाना नहीं चाहता। मैंने जब अपने लालू की बात रूपा से पक्की की थी तो मुझे ये किस्सा मालूम नहीं था। अब तुम लोग खुद ही विचार करो कि सब कुछ जानते हुए मैं अपने बेटे का ब्याह रूपा से कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर नथु की गर्दन उठी। वो शायद ये पूछना चाहता था कि लालू का ब्याह रूपा से क्यों नहीं हो सकता। अभी कल तक सब ठीक ठाक था, अब इतनी जल्दी क्या हो गया कि रूपा तो लालू के काबिल नहीं रही। वो रूपा और लालू दोनों को अच्छी तरह जानता था और सच पूछो तो गांव में हर शख्स एक दूसरे को अच्छी तरह जानता था। वो कौन सी बात थी जो उसे उन दोनों के बारे में मालूम न थी। रूपा उसके सामने फूली फली, बड़ी और जवान हुई। अभी कल ही की बात है कि उसके गाल पर एक जोर का धप्पा भी मारा था और उसको इतनी मजाल ना हुई थी कि चू भी करे। हालांकि गांव के सब छोकरियां छोकरे गुस्ताख थे और बड़ों का बिल्कुल अदब ना करते थे। रूपा तो बड़ी भोली भाली लड़की थी, बातें भी बहुत कम करती थी और उसके चेहरे पर कोई ऐसी अलामत न थी जिससे ये पता चलता कि वो कोई शरारत भी कर सकती है। फिर आज उसकी बाबत ये बातें क्यों हो रही थी? नथु को गांव के हर झोंपड़े और उसके अंदर रहने वालों का हाल मालूम था। मिसाल के तौर पर उसे मालूम था कि चौधरी की गाय ने सुबह सवेरे एक बछड़ा दिया है और माधव के लंगड़े भाई की बैसाखी टूट गई। माँ हलवाई अपनी मूछों के बाल निचवा रहा था कि उसके हाथ से आईना गिरकर टूट गया और एक शेर दूध के पैसे नाई को बतौर कीमत देना पड़े। उसे यह भी मालूम था कि वो उपलों पर परशुराम और गंगू की चक होते होते रह गई थी और सालिक राम ने अपने बच्चों को पापड़ भून कर खिलाए थे। हालांकि वेद जी ने मना किया था कि उनको मिर्चों वाली कोई शय ना दी जाए। नथु हैरान था कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे मालूम नहीं। ये तमाम ख्यालात उसके दिमाग में एकदम आए और वो माधव काका से अपनी हैरत दूर करने की खातिर कोई सवाल करने ही वाला था कि चौधरी ने जमीन पर तोते की शक्ल लकीरते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े ही दिन में वो बच्चे की मां बन गई। तो ये बात थी। नथु के दिल पर एक घूसा सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दोपहर की धूप में उड़ने वाली सारी चीलें उसके दिमाग में घुसकर चीखने लगी हैं। उसने अपने बाल ज्यादा तेजी से मरोड़ने शुरू कर दिया। माधव काका नथु की तरफ झुका और बड़े दुख भरे लहजे में उससे कहने लगा, बेटा तुम्हें ये तो मालूम है कि मैंने अपने बेटे की बात रूपा से पक्की की थी। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, जरा कान लाओ इधर। उसने हौले से नथु के कान में कुछ कहा और फिर उसी लहजे में कहने लगा, कितनी शर्म की बात है, मैं तो कहीं का ना रहा। ये मेरा बुढ़ापा और ये जानलेवा दुख, और तो और लालू को बताऊं क्या दुख हुआ होगा। तुम ही इंसाफ करो कि लालू की शादी अब इससे हो सकती है। लालू की शादी तो एक तरफ रही, क्या ऐसी लड़की हमारे गांव में रह सकती है? क्या इसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह है? नथु ने सारे गांव पर एक तायराना नजर डाली और उसे ऐसी कोई जगह नजर न आई जहां रूपा अपने वालिद समेत रह सकती। अलबत्ता उसका एक झोपड़ा था जिसमें वो चाहे किसी को भी रखता।
पिछले बरस उसने कोड़ी को उसमें पनाह दी थी। हालांकि सारा गांव उसे रोक रहा था, उसे डरा रहा था कि देखो नत्थू, ये बीमारी बड़ी छूत वाली होती है, ऐसा ना हो कि तुम्हें चिमट जाए। लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था, उसने वही कुछ किया जो उसके मन में अच्छा लगा। कोड़ी उसके घर में पूरे 6 महीने रहकर मर गया, लेकिन उसे बीमारी बिल्कुल न लगी। अगर गांव में रूपा के लिए कोई जगह न रहे तो क्या इसका मतलब था कि उसे मारी मारी फिरने दिया जाए? हरगिज़ नहीं। नत्थू इस बात का कायल न था कि दुखी पर और दुख लाद दिए जाए। उसके झोपड़े में हर वक्त उसके लिए जगह थी। वो 6 महीने तक उस कोड़ी की तीमारदारी कर सकता था, और रूपा कोड़ी तो नहीं थी कि सोचते हुए नत्थू का दिमाग एक गहरी बात सोचने लगा। रूपा कोड़ी नहीं थी, इसलिए वो हमदर्दी की ज़्यादा मुस्तहिक थी। उसे क्या रोकता? कुछ भी नहीं। जैसा कि ये लोग कह रहे थे, वो थोड़े ही दिनों में बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर यह भी कोई रोग है? और क्या माँ बनना कोई पाप है? हर लड़की औरत जनना चाहती है, हर लड़की औरत बनना चाहती है, और औरत माँ। उसकी अपनी स्त्री माँ बनने के लिए तड़प रही थी, और वो खुद ये चाहता था कि वो जल्दी माँ बन जाए। इस लिहाज से भी रूपा का माँ बनना कोई जुर्म ना था जिस पर उसे सजा दी जाए, या फिर उसको रहम का मुस्तहिक करार दिया जाए। वो एक की बजाय 2 बच्चे जने, इससे किसी का क्या बिगड़ता था? वो औरत ही तो थी, मंदिर में गड़ी हुई देवी तो नहीं थी। और फिर लोग खामखा क्यों अपनी जान हलकान कर रहे थे? माधव काका के लड़के से उसकी शादी होती तो भी कभी ना कभी बच्चा जरूर पैदा होता। अब कौन सी आफत आ गई थी? ये बच्चा जो उसके पेट में था, कहीं से उड़कर तो नहीं आ गया था? शादी ब्याह जरूर हुआ होगा। ये लोग बाहर बैठे आप ही फैसला कर रहे हैं, और जिसकी बाबत फैसला हो रहा है उससे कुछ पूछते ही नहीं। कोया बच्चा वो नहीं बल्कि ये खुद जन रहा है। अजीब बात थी। और फिर इनको बच्चे की क्या फिक्र पड़ गई? बच्चे की फिक्र या तो माँ करती है या उसका बाप। और मजा देखिए, कोई बच्चे के बाप की बात ही नहीं करता। ये सोचते हुए नत्थू के दिमाग में एक बात आई, और उसने माधव काका से कहा, काका जो कुछ तुमने कहा है इससे मुझे बड़ा दुख हुआ, पर तुमने ये कैसे कह दिया कि रूपा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं? हम सब अपने अपने झोपड़ों को ताले लगा दें तो भी उसके लिए एक दरवाजा खुला रहता है। चौधरी ने जमीन पर तोते की आंख बनाते हुए कहा, तौबा का। नत्थू ने जवाब दिया, उनके लिए जो पापी हो। रूपा ने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है। चौधरी ने हैरत से माधव काका की तरफ देखा और कहा, इसने पूरी बात नहीं सुनी। माधव का लंगड़ा भाई अपनी कटी हुई टांग पर हाथ फेरता रहा। नत्थू रूपा की मां से मुखातिब हुआ, अभी सुन लेता हूं। रूपा कहाँ है? रूपा की मां ने अपनी खुरदरी उंगलियों से आंसू पोंछे और कहा, अंदर बैठी अपने नसीबों को रो रही है। यह सुनकर नत्थू ने अपना सर एक बाजू से खुजलाया और उठकर झोपड़े के अंदर चला गया। रूपा अंधेरी कोठरी के कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैले कुचैले कपड़ों में अंधेरे के अंदर वो गीली मिट्टी का एक ढेर सा दिखाई दे रही थी। जो बातें बाहर हो रही थी उनका एक एक लफ्ज उसने सुना था। हालांकि उसके कान उसके अपने दिल की बातें सुनने में लगे हुए थे, जो किसी तरह ख़त्म ही ना होती थी। नत्थू अंदर आने के लिए उठा तो वो दौड़कर सामने खटिया पर जा पड़ी और गुदड़ी में अपना सर मुंह छुपा लिया। नत्थू ने जब देखा कि रूपा छुप गई है तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, अरे मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा रोने लगी और अपने आप को और कपड़ों में लपेट लिया। वो बगैर आवाज़ के रो रही थी, मगर नत्थू को ऐसा महसूस हो रहा था कि रूपा के आंसू उसके तपते हुए दिल पर गिर रहे हैं।
उसने गुदड़ी के उस हिस्से पर हाथ फेरा जिसके नीचे रूपा का सर था। तुम मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा ने सिसकियों में जवाब दिया। रूपा नहीं छुपती तू, वो अपने पाप छुपा रही है। न तो उसके पास बैठ गया और कहने लगा, कैसा पाप? तुमने कोई पाप नहीं किया, और अगर किया भी हो तो उसे छुपाना चाहिए। ये तो खुद एक पाप है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूं। मुझे ये बता दो, किसने तुम्हारी हंसती आंखों में आंसू भर दिए? किसने इस बाली उम्र में तुम्हें पाप और पुण्य के झगड़े में फंसा दिया है? मैं क्या कहूँ? रूपा ये कहकर गुदड़ी में और सिमट गई। नत्थू बोलता था और रूपा को ऐसा महसूस होता था कि उसे कोई इकट्ठा कर रहा है, उसके सुकेड़ रहा है। नत्थू ने बड़ी मुश्किल से रूपा के मुंह से कपड़ा हटाया, उसे उठाकर बिठा दिया। रूपा ने दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे नत्थू को बहुत दुख हुआ। एक तो पहले से ये चीज सता रही थी कि सारी बात उसके जहन में मुकम्मल तौर पर नहीं आती, और दूसरे रूपा उसके सामने रो रही थी। अगर उसे सारी बात मालूम होती तो वो उसके ये सारे आंसू रोकने की कोशिश कर सकता, जो मैली गुदड़ी में जज्ब हो रहे थे। मगर उसको सिवाय इसके और कुछ मालूम ना था कि रूपा थोड़े ही दिनों में बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने फिर उससे कहा, रूपा तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? नत्थू भैया तुमसे पूछ रहा है, और वो कोई गैर थोड़ी है जो तुम यूं अपने मन को छुपा रही हो। तुम रोती क्यों? गलती हो ही जाया करती है। लालू की किसी और से शादी हो जाएगी और तुम अपनी जगह खुश रहोगी। तुम्हें दुनिया का डर है तो मैं कहूंगा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लोगों के जो जी में आए कहें, तुम्हें इससे क्या? गलती करके अपने आप को दूसरों के हवाले कर देना तो मेरी समझ में सबसे बड़ी गलती है। जो कुछ होना था हो गया। अब तो हमें यह सोचना है कि इसके आगे क्या होगा। तुम दूसरों की बाबत ना सोचो, अपनी फिक्र करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस वक्त तुम हो, और सच पूछो तो अपनी ज़ात ही हमेशा सबसे ज़रूरी हुआ करती है। रोने धोने से कुछ ना होगा रूपा। आंसू भरी आंखों से ना तुम मुझे ही ठीक तौर से देख सकती हो और ना अपने पाप को। रोना बंद करो और मुझे सारी बात बताओ। रूपा की समझ में ना आता था कि वो उसे क्या कहे। वो दिल में सोचती थी कि अब ऐसी कौन सी बात रह गई है जो दुनिया को मालूम नहीं। यही सोचते हुए नत्थू से कहा, नत्थू भैया मुझसे ज़्यादा तो दूसरों को मालूम है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कुछ मैं सोचती थी एक सपना था। यूँ तो हर चीज़ सपना होती है, पर यह सपना बड़ा ही अजीब है। कैसे शुरू हुआ, क्यों कर ख़त्म हुआ, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता। बस ऐसा मालूम होता है कि वो तमाम दिन जो मैं कभी खुशी से गुजारती थी, आंखों में आंसू बनना शुरू हो गए, और मैं घड़ा लेकर उछलती कूदती कुएं पर पानी भरने गई और वापस आने लगी तो ठोकर लगी और घड़ा चकनाचूर हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने चाहा कि उस टूटे हुए घड़े के टुकड़े उठाकर झोली में भर लूं, पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नुकसान मेरा हुआ। चाहिए तो यह था कि मुझसे हमदर्दी करते, पर उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। गोया घड़ा उनका था और तोड़ने वाली मैं थी, और उस रोड़े का कोई कसूर नहीं था जो रास्ते में पड़ा था और जिसे दूसरे भी ठोकर खा सकते थे। तुम मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे कुछ याद नहीं रहा। नत्थू की उंगलियां तेजी से बालों का गुच्छा बरोड़ने लगी। उसने बड़े इस्तराब से सिर्फ इतना पूछा, सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं वो कौन है? कौन? वही। नत्थू उससे आगे कुछ ना कह सका। रूपा के सीने से बेअख्तियार एक आह निकल गई। वो पहले जितना नज़दीक था उतना ही दूर है। मैं उसका नाम पूछती हूँ, और जानती हो मैं तुमसे उसका नाम क्यों पूछता हूँ? मैं उसका नाम पूछता हूँ और तुम जानती हो कि मैं तुमसे उसका नाम क्यों पूछता हूँ। इसलिए कि तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। तुम उसकी हो और वो तुम्हारा
ये नथु से आगे कुछ कहने वाला था कि रूपा ने दीवाना बार उसके ऊपर हाथ रख दिया और फटे हुए लहजे में कहा, हौले हौले बोलो नथु, हौले हौले बोलो, कहीं वो जो मेरे हृदय में नया जीव है ना सुन ले कि उसकी माँ पापन है। नथु इस डर के मारे तो मैं सोचती नहीं, ज़्यादा गम नहीं करती कि उसको कुछ मालूम ना हो, पर बैठे बैठे कभी मेरे मन में आता है कि मैं डूब मरूं, अपना गला घोंट लूं या जहर खाकर मर जाऊं। नथु ने उठकर टहलना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था। 1-2 सेकंड गौर करने के बाद उसने कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम क्यों मरो? यूं तो मौत से छुटकारा नहीं, सबको एक दिन मरना है, पर इसीलिए तो जीना भी जरूरी है। मैं कुछ लिखा पढ़ा नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, पर जो कुछ मैंने कहा है ठीक है। तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा और उसे मजबूर करूंगा कि तुम्हारे साथ ब्याह कर ले और तुम्हें अपने पास रखे। वही तुम्हारा पति है। नथु फिर रूपा के पास बैठ गया और कहने लगा, लो मेरे कान में कह दो वो कौन है। रूपा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? क्या तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा? रूपा ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो नथु, पर जिस आदमी के पास तुम मुझे ले जाना चाहते हो, क्या वो भी कुछ करेगा? वो तो मुझे भूल भी चुका होगा। नथु ने कहा, तुम्हें देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा, बाकी चीजों की याद उसे मैं दिलाऊंगा। तुम मुझे उसका नाम बताओ। ये ठीक है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, पर ऐसे मौके पर तुम्हें कोई लाज ना आनी चाहिए। रूपा खामोश रही। इस पर नथु और ज्यादा मुस्तरिब हो गया। मैं तुम्हें एक सीधी बात समझाता हूं और तुम समझती नहीं हो पगली। जो तुम्हारे बच्चे का बाप है वही तुम्हारा पति है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो बस आंसू बहाए जाती हो, कुछ सुनती ही नहीं हो। मैं पूछता हूं उसका नाम बताने में हर्जी क्या है? लो, तुमने तो और रोना शुरू कर दिया है। अच्छा भाई, मैं ज्यादा बातें नहीं करता, तुम ये बताओ वो कौन है। तुम मान लो मैं उसका कान पकड़कर सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। रूपा ने सिसकियों में कहा, तुम बार बार पति ना कहो नथु। मेरी जवानी, मेरी आशा, मेरी दुनिया कभी की विधवा हो चुकी है। तुम मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहते हो और मैं चाहती हूं कि सारे बाल ही नोच डालूं। नथु, अब कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी झोली के बैग जमीन पर गिरकर सब के सब बोरी में जा पड़े। अब उन्हें बाहर निकालने से क्या फायदा? उसका नाम पूछकर तुम क्या करोगे? लोग तो अब मेरा नाम भूल जाना चाहते हैं। नथु तंग आ गया और तेज लहजे में कहने लगा, तुम बेवकूफ हो। मैं अब तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। वो उठकर जाने लगा तो रूपा ने हाथ के इशारे से उसे रोका। ऐसे करते हुए उसका रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। नथु ने उसे गीली आंखों की तरफ देखा। बोलो। रूपा बोली, नथु भैया मुझे मारो, मुझे खूब पीटो, शायद मैं इस तरह उसका नाम बता दूं तो मैं याद होगा। एक बार मैंने बचपन में मंदिर के एक पेड़ से कच्चे आम तोड़े थे और तुमने एक ही चाटा मारकर मुझसे सच्ची बात कहलवा ली थी, और मुझे मारो। ये चोर जिसे मैंने अपने मन में पनाह दे रखी है, बगैर मारे बाहर नहीं निकलेगा। नथु खामोश रहा। एक लहजे के लिए उसने कुछ सोचा और फिर एकाएक ही उसने रूपा के पीले गाल पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि छत के चंद सूखे और गर्द से हटे हुए तिनके धमक के मारे नीचे गिर पड़े। नथु की सख्त उंगलियों ने रूपा के गाल पर कई नहरें खोद दी। नथु ने गरज कर पूछा, बताओ वो कौन है? झोपड़े के बाहर माधव के लंगड़े भाई की आधी टांग कांपी। चौधरी जिस तिनके से जमीन पर एक और तोते की शक्ल बना रहा था, हाथ कांपने के बायस दोहरा हो गया।
माधव काका ने कलंक की तरह अपनी गर्दन ऊंची करके झोंपड़े के अंदर देखा। अंदर से नत्थू की खश्मालूद आवाज़ आ रही थी, मगर ये पता नहीं चलता था कि वो क्या कह रहा है। आंखों ही आंखों में माधव काका चौधरी और लंगड़े केशव ने आपस में कई बातें की। आखिर में माधव काका का भाई बैसाखी देख कर उठा और झोपड़े में जाने ही वाला था कि नत्थू बाहर निकला। केशव एक तरफ हट गया। नत्थू ने पलटकर अपने पीछे देखा और कहा, आओ रूपा। फिर उसने रूपा की माँ से कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, हम शाम तक लौट आएंगे। किसी ने नत्थू से यह न पूछा कि वो रूपा को किधर ले जा रहा है। माधव काका कुछ पूछने ही वाला था कि नत्थू और रूपा दोनों चबूतरे पर से उतरकर मोरी के उस पार जा चुके थे। चुनांचे वो अपनी मूछ के सफ़ेद बाल नोचने में मसरूफ हो गया और चौधरी कुबड़े तिनके को सीधा करने लगा। भट्टे के मालिक लाला गणेश दास का लड़का सतीश, जिसे भट्टे के मजदूर छोटे लाला जी कहा करते थे, अपने कमरे में अकेला चाय पी रहा था। पास ही तिपाही पर एक खुली हुई किताब रखी थी, जिसे गालिबन वो पढ़ रहा था। किताब की जिल्द की तरह उसका चेहरा भी जज्बात से खाली था। ऐसा मालूम होता था उसने अपने चेहरे पर गुलाब चढ़ा रखा है। वो हर रोज़ अपने अंदर एक नया सतीश पाता था। वो जाड़े और गर्मियों के दरमियानी मौसम की तरह मुतगय्यर था। वो गर्म और सर्द लहरों का एक मजमुआ था। दूसरे दिमाग से सोचते थे, लेकिन वो हाथों और पैरों से सोचता था और अपनी उम्र की उन मंजिलों को तय कर रहा था जहाँ से हर शय कसैल नज़र आती है। यही वजह है कि वो अपनी ज़िंदगी को गेंद की माने उछाल रहा था। वो समझता था कि उछल कूद ही ज़िंदगी का असल मकसद है। उसको मसलने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो हर शय को मसल कर देखता था। औरतों के मुतालिक उसका नज़रिया ये था कि मर्द खा कितना ही बूढ़ा हो जाए, मगर उसको औरत जवान मिलनी चाहिए। औरत में जवानी को उतना ही ज़रूरी ख्याल करता था जितना अपने टेनिस खेलने वाले रैकेट में बने हुए जाल के अंदर तनाव को। वो अपने दोस्तों को कहा करता था, ज़िंदगी के सांस का हर तार हर वक्त तना हुआ होना चाहिए, ताकि ज़रा सी जुम्बिश पर भी वो लरज़ना शुरू कर दे। ये लर्जिश, ये कपकपाहट जिससे सतीश को इस कदर प्यार था, दरअसल उसके गंदे खून के खौलाव का नतीजा था। जिनसी ख्वाहिशात उसके अंदर इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि जवान हैवानों को देखकर भी उसे लज्जत महसूस होती थी। वो जब अपनी घोड़ी के जवान बच्चे के कपकपाते हुए भूरे बदन को देखता था तो उसे नाकाबिल बयान मसरत हासिल होती थी। उसको देखकर कई बार उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना बदन उसके तरोताज़ा बदन के साथ घिसे। सतीश चाय पी रहा था और दिल दिल में चायदानी की तारीफ कर रहा था। बेदाग सफ़ेद चीनी की बनी हुई थी। सतीश को दाग पसंद नहीं थे। वो हर शय में हमवारी पसंद करता था। साफ बदन औरतों को देखकर अक्सर कहा करता था, मेरी निगाहें उस औरत पर कई घंटे तैरती रहीं। वो किस कदर हमवार थी। ऐसा मालूम होता था कि शफ़ाफ पानी की छोटी सी झील है। वो कमरा जिस पर उस वक्त सतीश बैठा था ख़ास तौर पर उसके लिए बनाया गया था। कमरे के सामने टेनिस कोर्ट था। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेलता था। आज उसने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो टेनिस खेलने नहीं आएगा, क्योंकि उसे आज एक दिलचस्प खेल खेल रहा था। भंगी की जवान लड़की जिसके मुतालिक उसने एक रोज़ अपने दोस्त से कहा था, तुम उसे देखो, सच कहता हूँ तुम्हारी निगाहें उसके चेहरे पर से फिसल फिसल जाएंगी। मेरी निगाहें उसको देखने से पहले से खुरदरे बालों को थाम लेती हैं ताकि फिसल ना जाए। आज एक मुद्दत के बाद टेनिस कोर्ट में उससे मुलाकात करने के लिए आ रही थी। वो चाय पी रहा था। उसको ऐसा मालूम होता कि चाय में उस जवान लड़की के सांवले रंग का अक्स पड़ रहा है। उसके आने का वक्त हो गया था। बाहर सूखे पत्ते खड़के तो सतीश ने प्याली में से चाय का आखिरी घूंट पिया और उसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। एक लंबा सा साया टेनिस कोर्ट के झाड़ू दिए हुए सीने पर मुतहरिक हुआ और लड़की के बजाय नत्थू नमूदार हुआ। सतीश ने गौर से उसकी तरफ देखा कि आने वाला एक भट्टे का मजदूर है। नत्थू अपने सर के बालों का एक गुच्छा उंगलियों से मरोड़ रहा था और टेनिस कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था।
सतीश की कुर्सी बरामदे में बिछी थी। पास पहुंचकर नत्थू खड़ा हो गया और सतीश की तरफ यूं देखने लगा, गोया छोटे लाला जी को उसकी आमद की गरज व कायद अच्छी तरह मालूम है। सतीश ने पूछा, क्या है? नत्थू खामोशी से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया और कहने लगा, छोटे लाला जी, मैं उसे लेकर आया हूं, अब आप उसे अपने पास रख लीजिए। गांव वाले उसे बहुत तंग कर रहे हैं। सतीश हैरान हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि नत्थू क्या कह रहा है। उसने पूछा, किसे तंग कर रहे हैं? नत्थू ने जवाब दिया, आपकी रूपा को, आपकी पत्नी को। मेरी पत्नी? सतीश चकरा गया। मेरी पत्नी? तेरा दिमाग तो नहीं बहक गया? ये क्या बक रहा है? ये कहते ही उसके अंदर, बहुत अंदर रूपा का ख्याल पैदा हुआ और उसे याद आया कि पिछले सावन में वो एक मोटी मोटी आंखों और गदराए हुए जिस्म वाली लड़की से कुछ दिनों खेला था। वो दूध लेकर शहर में जाया करती थी। एक बार उसने दूध की बूंदें उसके उभरते हुए सीने पर टपकती देखी थी। और हाँ, ये वही रूपा, वही लड़की थी जिसके बारे में उसने एक दिन ये ख्याल किया था कि वो दूध से ज़्यादा मुलायम है। उसको हैरत भी हुई थी कि ये ईंटें बनाने वाली ऐसी नर्म और नाजुक लड़कियां कैसे पैदा कर लेते हैं। वो भंगी की लड़की को भूल सकता था, सुशीला को फरामोश कर सकता था जो हर रोज़ के साथ खेलती थी। वो अस्पताल की नर्स को भूल सकता था जिसके सफ़ेद कपड़ों का वो बहुत मुअत्तरिफ था, लेकिन वो रूपा को नहीं भूल सकता था। उसे अच्छी तरह याद था कि दूसरी या तीसरी मुलाकात पर जब रूपा ने अपना आप उसके हवाले कर दिया था तो उसकी एक बात पर उसे बहुत हंसी आई थी। रूपा ने उसे कहा था, छोटे लाला जी, कल सुंदरी चमारन कह रही थी जल्दी जल्दी ब्याह कर ले, बड़ा मज़ा आता है। उसे क्या पता कि मैं ब्याह कर भी चुकी हूँ। मगर रूपा थी कहाँ? सतीश की हैवानी हिस्स उसका नाम सुनते ही बेदार हो चुकी थी। कुछ सतीश का दिमाग मामले की नज़ाकत को समझ गया था, मगर उसका जिस्म सिर्फ अपनी दिलचस्पी की तरफ मुतवज्जो था। सतीश ने पूछा, कहाँ है रूपा? नत्थू उठ खड़ा हुआ, बाहर खड़ी है, मैं उसे अभी लाता हूँ। सतीश ने फौरन ही रोबदार लहजे में कहा, खबरदार जो उसे यहाँ लाया, जब भाग जाए यहाँ से। पर छोटे लाला जी, वो आपकी पत्नी हो चुकी है, वो बच्चे की माँ बनने वाली है, और बच्चा आप ही का तो होगा, आप ही का तो होगा, नत्थू ने तुतलाते हुए कहा। तो रूपा हामला हो चुकी थी। सतीश को कुदरत की ये सितमकारी सख्त नापसंद थी। उसकी समझ में ना आता था कि औरत और मर्द के ताल्लुकात के साथ साथ ये हमल का सिलसिला क्यों जोड़ दिया गया है। मर्द जब किसी औरत की ख़ास खूबी का मुअत्तरिफ होता है तो उसकी सज़ा बच्चे की शक्ल में क्यों तरफैन को भुगतना पड़ती है। रूपा बच्चे के बगैर कितनी अच्छी थी। वो उस बच्चे के बगैर कितने अच्छे तरीके पर रूपा के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता था। इस सिलसिले तौलीद की वजह से कई बार उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि औरत एक बेकार शय है, यानी हाथ लगाओ और बच्चा पैदा हो जाता है। ये भी कोई बात है? अब उसकी समझ में नहीं आता कि उस बच्चे का क्या करे जो पैदा हो रहा था। थोड़ी देर गौर करके उसने नत्थू को अपने पास बिठाया और बड़े आराम से कहा, तुम रूपा के क्या लगते हो? खैर छोड़ो इस किस्से को। देखो, ये बच्चे की बात मुझे पसंद नहीं। मुफ्त में हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, रूपा को यहाँ छोड़ जाओ, मैं उसे आज ही किसी ऐसी जगह भिजवा दूंगा कि ये बच्चा ज़ाय कर दिया जाएगा, और रूपा को कुछ रुपए दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी। तुम्हारा इनाम भी तुम्हें मिल जाएगा। ठहरो। ये कहकर सतीश ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 10 रुपए का नोट नत्थू के हाथ में देकर कहा, ये रहा तुम्हारा इनाम, जाओ ऐश करो। नत्थू चुपके से उठा। 10 रुपए का नोट उसने अच्छी तरह मुट्ठी में दबा लिया और वहां से चल दिया। सतीश ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो छुट्टी हुई। अब वो भंगी की लड़की की बाबत सोचने लगा, अगर उसे भी, मगर ये क्या,
नत्थू रूपा के साथ वापस आ रहा था। रूपा की नजरें झुकी हुई थी और यूं चल रही थी जैसे बहुत तकलीफ हो रही है। सतीश ने सोचा यह बच्चा पैदा करना भी एक अच्छी खासी मुसीबत मालूम होती है। नत्थू और रूपा दोनों बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़े हो गए। सतीश ने रूपा की तरफ देखे बगैर कहा, देखो रूपा, मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। समझी? क्यों भाई, तुमने से सब कुछ बता दिया? नत्थू ने 10 रुपए का नोट खामोशी से सतीश की तरफ बढ़ा दिया और कहा, छोटे लाला जी, कागज के इस टुकड़े से आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं तो एक बहुत बड़ा सौदा करने आया हूं। सतीश ने समझा कि शायद नत्थू 10 रुपए से ज्यादा मांगता है। कितने रुपए चाहिए तुझे? मेरे पास इस वक्त 50 हैं, लेना हो तो ले जाओ। नत्थू ने रूपा की तरफ देखा। रूपा की आंखों से आंसू निकलकर सीमेंट से लिपी हुई सीढ़ियों पर पटक टपक रहे थे। उस दिल पर ये कतरे पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। सतीश की तरफ उसने मुड़कर कहा, छोटे लाला जी, ये आपकी पत्नी है, आप इसके बच्चे के बाप हैं, जैसे बड़े लाला जी आपके पिता हैं। रूपा के लिए और कोई जगह नहीं है, वो आपके पास रहेगी और आप उसे पत्नी बनाकर रखेंगे। सब गांव वाले से धुतकार रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि वो आपका बच्चा अपने पेट में लिए फिरती है। आपको थामना पड़ेगा इस लड़की का हाथ जिसने अपना सब कुछ आपको दे दिया। आपका दिल पत्थर का नहीं है छोटे लाला जी, और इस छोकरी का दिल भी पत्थर का नहीं है। आपने इसको सहारा ना दिया तो और कौन देगा? ये आती नहीं थी, रो रो के अपनी जान हलकान कर रही थी। मैंने इसे समझाया और कहा, पगली तू क्यों रोती है? तेरा पति जीता है, चल मैं तुझे उसके पास ले चलूं। सतीश को पति पत्नी का मतलब ही समझ में ना आता था। देखो भाई, ज्यादा बकवास ना करो, तुम यूं डरा धमका कर मुझसे ज्यादा रुपया वसूल नहीं कर सकते। मैं 100 रुपये देने पर राजी हूं, मगर शर्त यह है कि बच्चा ज़ाय कर दिया जाए। और तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं उसे अपने घर में बसा दूं, तो ये नामुमकिन है। मैं इसका पति ख्वाब में भी नहीं बना और ना ये मेरी कभी पत्नी बनी है, समझे? 100 रुपया लेना हो तो कल आकर यहां से ले जाना। अब यहां से 9 2 11 हो जाओ। नत्थू भिन्न आ गया। और ये बच्चा क्या आसमान से आ गया? उसकी आंखों में आंसू भूत प्रेतों ने भर दिए। मेरा दिल कौन मसल रहा है? ये रुपए, ये 100 रुपये क्या आप खैरात के तौर पर दे रहे हैं? कुछ हुआ है तो सब कुछ हो रहा है, कोई बात है तो ये हलचल मच रही है। आप इसके बच्चे के बाप हैं तो क्या इसके पति नहीं? मेरी अकल को कुछ हो गया है या आपकी समझ को? सतीश ये तकरीर बर्दाश्त न कर सका। उल्लू के पट्टे, तू जानता है क्या नहीं? यहां से खड़ा अपनी मंतिक छांट रहा है, जो चाहो करना है कर ले, देखूं तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नत्थू ने हौले से कहा, मैं तो सवारने आया था छोटे लाला जी, आप नाहक क्यों बिगड़ रहे? आप क्यों नहीं इसका हाथ थाम लेते? ये आपकी पत्नी है, पत्नी के बच्चे। अब तूने अपनी पत्नी के बच्चे, अब तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? बच्चा बच्चा क्या बक रहा है? चले जा अपनी इस कुछ लगती को, वरना याद रख खाल उधेड़ दूंगा। नत्थू के सब पुट्ठे अकड़ गए। भगवान की कसम, मुझ में इतनी शक्ति है कि यूं हाथों में दबाकर तेरा सारा खून निचोड़ दूं। मेरी खाल तेरे इन नाजुक हाथों से उधड़ेगी। तू रूपा के बच्चे का बाप है, तू रूपा का पति है। अगर मैंने तुझ पर हाथ उठाया तो मुझे डर है कि रूपा के दिल को धक्का लगेगा। तू औरतों से मिलता जुलता है, पर तू औरत का दिल नहीं रखता। सतीश आपे से बाहर हो गया और चीखने लगा, तेरी और तेरी रूपा की ऐसी की तैसी
निकल यहां से बाहर। नत्थू बढ़कर रूपा के आगे खड़ा हो गया और सतीश के पास बिल्कुल पास जाकर कहने लगा, चौड़े लाला जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहना चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर रूपा का हाथ थाम लीजिए। आप उसके पति हैं, इसके भाग में आपके बिना और कोई मर्द नहीं लिखा गया, ये आपकी है, अब आप इसे अपना बना लें। ये देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। कैसे वाहियात आदमी से वास्ता पड़ा है। सतीश ने कमरे के अंदर जाते हुए कहा, कहता हूं मैं रूपा उपा का नहीं जानता, मगर ये खामखा उसे मेरे पल्ले बांध रहा है। जाओ जाओ होश की दवा करो। कमरे का सिर्फ दरवाज़ा खुला था जिसमें सतीश अंदर दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होकर उसने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। नत्थू ने दरवाजे की लकड़ी की तरफ देखा तो उसे सतीश के चेहरे और उसमें कोई फर्क नजर ना आया। नत्थू ने अपने सर के बाल मरोड़ने शुरू किया और जब पलटकर उसे रूपा से कुछ कहना चाहा तो वो जा चुकी थी। वो उसका पीछा करने के लिए भागा, मगर वो जा चुकी थी। बाहर निकलकर उसने रूपा को बहुत दूर दरख्तों के झुंड में गायब होते देखा। वो उसके पीछे ये कहता हुआ भागा, रूपा रूपा ठहर जा, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, वही तेरा पति है, उसका घर ही तेरी असली जगह है। वो बहुत देर तक भागता रहा, मगर रूपा बहुत दूर निकल गई। उस रोज से आज तक नत्थू रूपा की तलाश में सरगर्दा है, मगर वो उसे नहीं मिलती। वो लोगों से कहता है, मैं रूपा के पति को जानता हूं, तुम उसे ढूंढ कर लाओ, मैं उसे उसके पति से मिलाऊंगा। लोग ये सुनकर हंस देते हैं। बच्चे जब भी नत्थू को देखते हैं तो उसे पूछते हैं, उसका पति कौन है नत्थू भैया? तो नत्थू उनको मारने के लिए दौड़ता है। कि आज की कहानी